चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। मैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए पहले लिख भी देता हूं। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है, पहली क्लास है हमारी आज की। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आज की जो हमारी ये क्लास होगी वो इंट्रो टाइप में जाएगी, जिसमें हम पूरा समझेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, किस तरीके की चीजें हैं, कितना सिलेबस है, कितना टाइम लगता है, किस चीज में कितना ध्यान रखना होता है, वगैरह वगैरह, अलॉन्ग विद आईसीआई की जो मार्किंग स्कीम वगैरह है वो सारी यहाँ पे एक बारी पहली क्लास में अपनी पूरी इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं सब्जेक्ट में और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले एक बारी मेरे को अब ये बता दो, स्क्रीन वगैरह सबके पास क्लियर आ रही है, वॉइस सबको क्लियर आ रही है, मैं दिख रहा हूं कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके जी। तो अब सुनेंगे हमारा ये अपना ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 होने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर मैं इंटर की बात करूं तो हमारा आखिरी पेपर होता है पेपर नंबर 8, और इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ ग्रुप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लास्ट पेपर हमारा ये होने वाला है। अब ये आपको पता है कि ग्रुप 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। एक आपका एडवांस अकाउंट्स है, एक आपका ऑडिट है, एक आपका ईआईएस एंड एसएम है, और एक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है। ग्रुप 2 में अगर बात करें, जो आपका एडवांस अकाउंट्स है और जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, ये दो पेपर्स आपके प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं। और जो ऑडिट और ईआईएस एंड एसएम, ये दो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके कहीं ना कहीं पूरे पूरे थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। मतलब ऐसे पढ़ने वाइज प्रैक्टिकल है, लेकिन पेपर में तो पूरा पूरा लिखना होता है, थ्योरेटिकल पेपर है। अब अगर कंपेयर करें ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को, ग्रुप 1 कंपैरेटिवली हमारा थोड़ा सा हैवी ग्रुप है, ग्रुप 2 कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 थोड़ा सा लाइट होता है। फॉर द सिंपल रीजन, ग्रुप 2 के किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है जितना हमारे ग्रुप 1 के टैक्स का सिलेबस होता है या कॉस्ट का सिलेबस होता है। ये दो सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 1 के बहुत वास्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना कोई वास्ट नहीं है ग्रुप 2। तो कहने का मतलब है ग्रुप 2 कहीं ना कहीं आपको लाइट लगेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल फील द हीट, क्योंकि ग्रुप 1 हैवी के साथ साथ आपका एक लाइट भी अगर शुरू हो रहा है, बट वो कंबाइंड इंपैक्ट थोड़ा सा उसका क्रिएट होगा, वो मैनेज हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अच्छा, तो ग्रुप 2 में आपके, अब अगर मैं यहां पे बात करूं, एडवांस अकाउंट्स और आपका एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस, ये दो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। बीइंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं आपके ये सब्जेक्ट्स। इसी तरीके से ऑडिट एंड ईआईएसएसएम, ये थ्योरेटिकल है, ऑल्दो ये भी स्कोरिंग होते हैं, बच्चे इसमें बहुत अच्छा नंबर स्कोर करके जाते हैं, बट स्टिल क्योंकि थ्योरी है, आपको समझ के साथ एग्जैक्ट आंसर वहां पे कोट करना होता है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान देना है आपको। ऑल्दो अब मैं बात करता हूं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। देखिए, एक तरह से इस एक पेपर में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं। जो हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 60 मार्क्स का होता है, और जो आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 40 मार्क्स का कवर्ड अप होता है। ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या सिलेबस है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाले पार्ट का क्या सिलेबस है, वो सब मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा एक एक करके। पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो मेरा पार्ट है वो 60 मार्क्स का होता है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट मेरा 40 मार्क्स का है। क्या है इनमें, अब डिस्कस करते हैं। सर, पहली चीज, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका 60 मार्क्स का पार्ट है, अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाले पार्ट की बात करूं, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं आपका थ्योरी पार्ट है इस सब्जेक्ट का। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो 60 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन है और 40 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा इस पेपर में पड़ता है। अब ये जो 60 नंबर का मेरा पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, इसमें से भी आप एक क्वेश्चन 5 नंबर का थ्योरी बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मतलब 55 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एक 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन आपका थ्योरी में। जैसे कॉस्टिंग में हम बात करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन 4-5 नंबर का एक आधा क्वेश्चन आपका थ्योरी में वहां पे भी आ जाता है, ऐसे ही भी यहां पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट पे भी एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका थ्योरी का आ सकता है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट है, ये है आपका पूरा थ्योरी, लेकिन इसमें आप उल्टा 10 नंबर तक के
न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर अब मैं अपने पेपर की बात करूं तो बात वही बनी सर, 60 टू 70 मार्क्स का आपका ये पेपर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस बन के आता है, और 40 टू 30 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा पेपर थ्योरी में आता है। और थ्योरी ज्यादातर जो होती है वो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के लिए होती है। पहले तो मेरे को बताओ, इतनी बात सभी को समझ आ गई? क्लास सही चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल बेसिक बात डिस्कस करी है अभी तक, ठीक है जी। अब सर जो ये सब्जेक्ट है आपका, इसमें मैं उसके बाद आपको एक बार आपका सिलेबस दिखाता हूं इसमें क्या होने वाला है। उससे पहले जितने देर में बुक ओपन होती है, अब एक बार अपनी कहानी शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट की। आप एक बात बताइए, आपने एक बुक का नाम सुना हुआ है? एक बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का नाम सुना हुआ है आपने? प्रतिष्ठा कह रही है सुना हुआ है, यश कह रहा है सुना हुआ है, सार्थक ने नहीं सुना हुआ, रचना ने नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं इसके बारे में अभी आपसे कुछ बात करूंगा जिससे आपको समझ आएगा पूरे सब्जेक्ट में आपके पास होने क्या वाला है। एक सब्जेक्ट का जो बेस होता है ना, वो यहां से थोड़ा थोड़ा बनना आपका शुरू होगा, ठीक है ना। अब एक तरह से मैं अपने कंटेंट की सीधा सीधा पढ़ाई की बात कर रहा हूं। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक ऑथर हैं और बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं। जिस तरीके से वॉरेन बफे का बहुत नाम है, उसी तरीके से इनका भी बहुत नाम है, रॉबर्ट कियोस्की। और मैं तो बल्कि आपको रिकमेंड करूंगा अपने एग्जाम्स के बाद जब भी आपके पास टाइम लगे ना, ये वाली बुक जरूर पढ़ना एक बार। एक इंसान का फाइनेंशियल वर्ल्ड में होराइजन इस तरीके से ओपन कर देती है ये बुक कि आपको यू विल फील वंडर्स। अब सर क्या है इस बुक में, सुनना ध्यान से। देखो ये बुक क्या कहती है। इस बुक में जो रॉबर्ट कियोस्की हैं, जो ऑथर हैं और जो मैंने आपको बताया बहुत बड़े एक इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने इस बुक में ये बोला मेरे दो बाप हैं। बताओ सर, गजब बात हो गई। ऑथर बोल रहा है मेरे दो बाप हैं, कोई बात नहीं। रॉबर्ट कियोस्की ने कहा मेरे दो बाप हैं, और अपने सगे बाप को इसने नाम दिया पुअर डैड। ये भी सर और भी गजब बात हो गई। बताओ, अपने सगे बाप को कह रहा पुअर बाप, कोई बात नहीं। और एक दूसरा बाप जिसको ये अपना गुरु मानता है, उसको इन्होंने कहा ये मेरे सेकंड फादर है एक तरह से, उसको इन्होंने नाम दिया रिच डैड। ये एक्चुअली में इसके दोस्त के फादर थे। तो अपने दोस्त के फादर को बताओ कैसा इंसान है, अपने दोस्त के फादर को कह रहा है रिच डैड, अपने खुद के सगे बाप को, बायोलॉजिकल फादर को कह रहा है पुअर डैड। कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा इसने क्यों कहा? रिच डैड को रिच डैड, पुअर डैड को पुअर डैड क्यों कहा? उसका एक क्रक्स 5-7 मिनट लगेंगे, वो मैं डिस्कस करता हूं। अकॉर्डिंगली वहीं से आपको समझ में आएगा कि मेरे चैप्टर्स क्या क्या है, मेरा सिलेबस क्या क्या है। यहीं से निकलता है सर पूरा सिलेबस। सर इन्होंने क्या किया, जो इसके पुअर डैड थे वो बड़े पढ़े लिखे, पीएचडी थे और अच्छी खासी उनकी नौकरी थी, बट स्टिल मिडिल क्लास में आते थे, लेकिन अच्छा परिवार था, पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी, सही नौकरी करते थे। और जो रिच डैड जिसको इसने बोला, वो आदमी 8वीं फेल था। 8वीं फेल था ये आदमी। और जब रॉबर्ट कियोस्की इस आदमी से मिला था जिसको इसने रिच डैड का नाम लिया, तब ये रिच नहीं था, तब इनके पास कुछ पैसा नहीं था। तो ना तो पैसा था तब इनके पास, पुअर डैड के पास ज्यादा पैसा था, ना ही ये रिच डैड पढ़ा लिखा था। पुअर डैड तो खूब पढ़ा लिखा था, पीएचडी थे, ये तो बेचारा 8वीं फेल था, फिर भी इसको रिच डैड का। सर इसका रीजन इन्होंने सिंपल सा ये दिया कि एक सिंपल सी चीज, जैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब एक चीज इंटरेक्टिव बनानी है सर क्लास, फाइनेंस की बातें हैं, पैसों की बातें हैं, बड़ी जनरल जनरल सी बातें हैं, आपको खुद भी आंसर आने चाहिए आपके। हाँ जी, सबसे पहली चीज मेरे को ये बताओ सर, सीए क्यों कर रहे हो? हाँ जी, सीए क्यों कर रहे हो? सीए छोड़ो सर, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सुबह से लेकर दोपहर तक पहले पढ़ाई, उसके बाद ग्रुप 2 की पढ़ाई, क्यों पढ़ रहे हो सर? बताइए एक बारी। सर घर वालों ने निकाल दिया, उन्होंने कहा हमसे बात मत कर, तेरे को घर पे झेलते हुए हम परेशान हो गए हैं, जा तो टीचरों का दिमाग खा। यश कह रहा है अब सर यहां कैसे एक्सप्लेन करें? बेटा ऐसा क्या रीजन है जो तुम यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकते? सार्थक ने लिखा सर तरक्की के लिए, हिमालय ने लिखा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे वैसे तो देख लेंगे सर, अल्टीमेटली जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे सीए कर रहे हो, चाहे जो कोई और कोई भी एजुकेशन ले रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली एंड मोटिव क्या है कि सर पढ़ूंगा, सीए बनूंगा, या कोई और कोई भी पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई करूंगा, उसके बाद नौकरी लगेगी, बिजनेस करूंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे कमाऊंगा सर, मनी। सिर्फ नॉलेज के लिए सीए थोड़ा ना कर रहे हो आप,
अल्टीमेटली उस नॉलेज से पैसा कमाने के लिए आप सीए कर रहे हो ना। रुपया चाहिए सर, बिल्कुल सही विधि, पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो सर पैसा कमाने के लिए हम सीए कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या मन में है? यश कहता है सर बिजनेस करेंगे, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। आर्यन ने कहा सर जॉब इन इनिशियल ईयर्स, उसके बाद क्लाइंट्स बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएगा, फिर प्रैक्टिस कर लूंगा, है ना आर्यन? सार्थक कहता है सर हम धंधे वाले आदमी हैं, हम बिजनेस करेंगे, ऐसी की तैसी। अग्रवाल साहब ने भी यही कहा सर हम तो बिजनेस करेंगे। मेरे को याद है पिछले बैच में मैंने ये सवाल पूछा, सामने सामने बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता सर ब्याज पे चढ़ाऊंगा पैसा, बताओ। मैंने कहा तू बनिया है ना? कहता हाँ। मैंने कहा तभी कह सकता है तू ये बात, इसको गलत वे में मत लेके जाना, मैं खुद बनिया हूं। एनीवे, तो सर चाहे मैं जॉब करूं, चाहे मैं बिजनेस करूं, चाहे मैं प्रैक्टिस करूं, अल्टीमेटली मैं पैसा कमाऊंगा। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये क्या लिखा है सार्थक, समझ नहीं आया। एक बार कर ली तो आदत पड़ जाती है, किस चीज की आदत? अच्छा बिजनेस की। अच्छा सुनो, अब मैं यहां पे आपसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल सीए क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, दूसरा सवाल बाद में करोगे क्या, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है, सर मान के चलिए आप जॉब करना चाहते थे तो आपकी बढ़िया जगह पे नौकरी लग गई, आप बिजनेस करना चाहते थे, आपकी बढ़िया जगह पे आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, आप प्रैक्टिस करना चाहते थे तो आपने प्रैक्टिस सेटअप कर ली, जो भी था, जो चाहते थे वो हो गया। अब सर आप इस सिनारियो से बाहर निकले हो कि जब आप अभी स्टूडेंट हो तो घर से पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है, फिर आर्टिकलशिप करने गए तो आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता था। अब स्टाइपेंड कितना मिलता है? 5,000 का, 6,000 का, बड़ी बड़ी फर्म्स 10-12 हजार का स्टाइपेंड दे देती हैं, इससे ऊपर स्टाइपेंड नहीं मिलता। नहीं तो नॉर्मली बच्चों को तो 2,500-3,000 रुपए का स्टाइपेंड मिला करता है। अच्छा, ये 2,500-3,000 से लेकर 14-15 हजार तक के स्टाइपेंड पे आपने 3 साल बिताए होंगे सीए की आर्टिकलशिप में, और फिर आप सीए बन के निकले हो और आपकी जॉब, बिजनेस या प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हुई है और अब आप एकदम से लाख रुपए महीना कमा रहे हो। मेरा अगला सवाल है सर क्या करोगे? सबसे पहले मान के चलिए आज आप अपने घरों पे बैठे हैं, आपके घर में अभी अभी आपको मैसेज आया है अपने मोबाइल फोन पे 1 लाख पर मंथ या 1 लाख क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, चाहे वो सैलरी मान लो, चाहे वो बिजनेस मान लो, चाहे वो प्रैक्टिस मान लो। बच्चों का जवाब आया इन्वेस्टमेंट। सार्थक कहता है सर शेयर्स, यश कहता है इन्वेस्टमेंट, प्रांजलि कहती है इन्वेस्टमेंट। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने यह जवाब दिया, लेकिन मैं अपना बताता हूं 1 मिनट के लिए मेरे साथ क्या हुआ। सर आर्टिकलशिप कर रहा था, आर्टिकलशिप में 14-15 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलता था, नौकरी लग गई, सीधा सीधा बिग फोर में नौकरी लग गई, पैसे अच्छे मिलने शुरू हो गए, पहली सैलरी अच्छी लग गई, अमाउंट की बात मैं यहां पे करूंगा नहीं। अब सर मैसेज आया, मैंने बड़ा सोच रखा था, जैसे वो टीवी में नहीं दिखाते कि पहली सैलरी आएगी सबसे पहले तो मां के पास जाऊंगा, मां देखो पहली सैलरी आई, पहली सैलरी मां के हाथों पे रखूंगा, इस तरीके की पता नहीं क्या कुछ सोच रखा था। पहली सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आया, पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में अकाउंट में उतने पैसे देखे, नहीं तो 14-15 हजार पे 3 साल काटे थे, ठीक है। जैसे ही अकाउंट में उतने पैसे देखे, इन्वेस्टमेंट करूंगा, मां के हाथ में पहली सैलरी जाकर रखूंगा, वो सारे थॉट्स यहां से बाहर हो गए। सीधा दिमाग में क्या आया? साइबर हब में ऑफिस है, नीचे है पार्टी हाउसेस, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो सर पार्टी करूंगा। बुला लिया दोस्तों को, आज बिल तुम्हारा भाई भरेगा, आ जाओ पार्टी करेंगे, ठीक है जी। बहुत सारे पैसे तो पार्टी में उड़ा दिए। उसके बाद फिर छोटा सा, हाँ बस कसौल की बात अभी नहीं करेंगे। उसके बाद उस टाइम पे तो बड़ा छोटा सा फोन लेके घुमा करता था, फिर मैंने कहा यार फोन भी चाहिए, फोन खरीद लाया। उसके बाद 3-4 महीने ऐसे ही होता गया, पार्टी चलती गई वगैरह वगैरह, खूब ऐश मारी मैंने, कभी कभी कहीं घूमने जा रहा हूं, कभी कहीं घूमने जा रहा हूं, महंगा फोन भी खरीद लिया वगैरह वगैरह। फिर मैंने सोचा यार 3-4 महीने हो चुके हैं जॉब करते हुए और पैसे मैं ठीक ठाक जोड़ चुका हूं 3-4 महीनों की सैलरी के हिसाब से, तो 3-3.5 लाख जुड़ चुके थे, मान के चलते हैं 3.5 लाख जुड़ चुके थे। तब मैंने सोचा यार ऑफिस ना, मैंने उस टाइम पे साकेत रहता था, मैंने कहा यार साकेत से ना ऑफिस कैब में आना पड़ता है या मेट्रो में आना पड़ता है, बड़ा रश होता है, मजा नहीं आता, एक काम करता हूं ना यार गाड़ी खरीद लेता हूं। इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, मां के हाथ में पैसे रखने हैं, ये सारे थॉट तो सर आए नहीं मेरे दिमाग में। उसके बाद मैंने कहा यार अब गाड़ी खरीद लेते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार कौन सी गाड़ी खरीदूं? उसने पूछा तेरे पास कैश कितना है? मैंने कहा यार 3.5 लाख रुपए तो मैं जोड़ के बैठा हूं।
उसने मेरे को सलाह भी दी, कहता यार तू एक काम करी, या तो तू पहली गाड़ी खरीद रहा है, तेरे को अच्छे से चलानी आती है? मैंने कहा अच्छे से तो पता नहीं चलानी आती है, बस गियर वेयर पता है कहाँ पे क्या होता है, आगे नहीं पता कैसे चलाऊंगा। कहता यार तू सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ले ताकि तेरे को लोन वोन ना लेना पड़े, ठीक है ना, 3.5 लाख में सही सी आ जाएगी। मैंने कहा अगर नहीं खरीदनी हो तो कहता फिर छोटी गाड़ी खरीद ले, नहीं 5-6 लाख की कोई नई गाड़ी खरीद ले, ताकि इतनी कैश डाउन करके छोटे से अमाउंट का लोन ले लियो, ज्यादा लोन मत लियो। मैंने कहा यार अब गाड़ी ले ही रहा हूं तो थोड़ी ठीक ठाक सी गाड़ी ले लेता हूं। हम ले आए पहली गाड़ी अपनी डस्टर। अब डस्टर गाड़ी लेके आए, उसके लिए पैसे तो सिर्फ 3.5 लाख थे, बाकी के लिए क्या ले लिया, लोन ले लिया। बहुत खुश। मेरे को एक बार ये बताओ, आप सब बच्चों ने बड़े इंटेलिजेंट जवाब दिए कि सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स में लगाएंगे वगैरह वगैरह। मैंने भी बड़ा सोचा था कि या तो मैं ही नालायक हूं। मेरे को ये बताओ आप में से किस किस बच्चे को लगता है कि सर होगा तो हमारे साथ भी ऐसा ही। हम सोच अभी कितना मर्जी लें, लेकिन जब उस टाइम पे एक्चुअली में पैसे आएंगे तो करेंगे तो हम यही। पहले हमारे मन में यही आएगा यार पहले ना अब ये खरीद लेते हैं, पहले ये खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अभी ना कभी फॉरेन घूमने नहीं गए, एक काम करते हैं एक ट्रिप तो मार ही आते हैं, उसके बाद लगा लेंगे इन्वेस्टमेंट। मैं अपने दिल को ना समझाया करता था कोई बात नहीं, ये शौक पूरा कर लेता हूं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो सारी जिंदगी करनी है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। हाँ, सभी बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लग जाएगा। बिल्कुल, मोस्टली लोगों के साथ होता यही है। यही बात कौन करता था, पुअर डैड। यही बात पुअर डैड करता था, इसलिए वो पुअर रह गया। रॉबर्ट कियोस्की ने इसी हरकतों की वजह से अपने सगे बाप को भी पुअर कह दिया। इतने साल पढ़ेंगे तो कुछ टाइम मस्ती भी जरूरी है। बिल्कुल सही यश। देखो जी, एक सिंपल सी कहावत है सारी बातों के साइड पे, शौक का कोई मूल नहीं, शौक तो फिर प्राइसलेस है ना। देखो एनीवे, आगे बढ़ेंगे अपनी बात पे। सर इसने ऐसा क्यों, इसको पुअर डैड क्यों कहा, इसमें ऐसी बुराई क्या है? इसमें बुराई यह है, इन्होंने सिंपल सी एक बात कही रॉबर्ट कियोस्की ने। इन्होंने कहा जो अमीर लोग होते हैं ना, जो रिच लोग होते हैं, वो ना रिच होते नहीं है, वो रिच बनते हैं। कैसे? ये लोग ना एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो मिडिल क्लास या पुअर लोग होते हैं ना, ये ना पुअर होते नहीं है, ये पुअर बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर समझ नहीं आया, लायबिलिटी में कौन इन्वेस्टमेंट करता होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे को यह बताइए, जब मैं कार खरीद के लाया, जो मैंने अपना एग्जांपल दिया, जब मैं डस्टर नाम की गाड़ी खरीद के लाया, ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, बताएंगे? जब मैं अपने लिए डस्टर नाम की गाड़ी खरीद के लाया, ये एसेट है या लायबिलिटी? एक आर्यन ने जवाब दिया, ठीक है, काफी बच्चों ने और जवाब दिया। सुषमा ने कहा सर लायबिलिटी है ऐसी की तैसी। सार्थक कह रहा है सर डस्टर गाड़ी तो एसेट है। अब मेरी एक बात सुनिए, ये गाड़ी जो मैं खरीद के लाया, बिल्कुल सही हिमानी, आपने एग्जैक्ट आंसर दिया है। ये जो गाड़ी मैं खरीद के लाया, ये दिखने में तो एसेट लग रहा है, सर ये एसेट नहीं है। क्यों नहीं है एसेट? मैं कहता हूं आगे के इंटर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को तो एक मिनट के लिए छोड़ दो, आप बात करो अपने 11th के कॉन्सेप्ट्स की। 11th में आप सबने अकाउंट्स पढ़ा है, और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में सर 11th में आपको एसेट्स लायबिलिटीज की डेफिनेशन करवाई जाती थी। मेरे को बताएंगे एक बारी एसेट्स की डेफिनेशन आपको क्या रटवाई जाती थी, एसेट क्या होता है? एसेट की डेफिनेशन मेरे को रटी रटाई नहीं चाहिए, सिंपल मतलब एसेट का ये होता है कोई भी चीज जो कि आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, कोई भी चीज जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, हर वो चीज एसेट है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी में कीवर्ड यूज होता है सर, लायबिलिटी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है, मेरे को कहीं ना कहीं पे करना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किसी फ्यूचर इवेंट पर आधारित नहीं है, और मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफिएबल है। सर मैं गाड़ी खरीद लाया, गाड़ी जैसे ही शोरूम के बाहर आएगी, अगर यह गाड़ी 12 लाख रुपए की आई, शोरूम के जैसे ही बाहर आएगी, इसकी कीमत 12 लाख रुपए नहीं रहेगी सर। शोरूम के बाहर गाड़ी निकलते ही इसकी वैल्यू उसी टाइम डिप्रिशिएट है, कुछ टाइम चल गई फिर तो डिप्रिसिएशन लगना ही लगना है। तो जिसको मैं एसेट समझ रहा हूं, उस एसेट की वैल्यू तो शोरूम से बाहर लाते ही घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस एसेट को लाने के लिए मैंने क्या ले लिया? लोन ले लिया, लायबिलिटी ले ली। ये एसेट मेरे को फ्यूचर में कोई इनकम नहीं कमा के देगा, ये एसेट मेरे को फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा। तो ये एसेट कैसे हुआ? जो एसेट ही नहीं है उसको खरीदने के लिए मैंने लायबिलिटी ले ली,
क्योंकि एसेट जिसको मैं कह रहा हूं गाड़ी, वो तो शोरूम के बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो लोन नाम की लायबिलिटी है, जब तक पे नहीं करूंगा तब तक वैसी की वैसी रहेगी, और बल्कि बढ़ती रहेगी इंटरेस्ट के साथ। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गरीब होते नहीं है, वो लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन वो गाड़ी लोन के पैसों से लाए होते हैं, और इसलिए वो लोन ही भरते रह जाते हैं, आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। इतने साल तक आप लोन उतारोगे, उसके बाद बदले में सेम नंबर ऑफ ईयर्स में एंड मॉनेटरी गेन कर सकते थे। बिल्कुल सही सार्थक, मेरे को बताइए, समझ आया आपको इसको? ये जो मैंने एसेट वाली बात आपको गाड़ी के लिए समझाई है, ये सभी को क्लियर हुई है? तो एक तरह से यहां पे जो मैंने बोला था कि जो गरीब लोग होते हैं वो लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मैंने आपको यह समझाया सर लायबिलिटी क्या है। गाड़ी खरीदना लोन लेकर, यह लायबिलिटी है। हां, अगर आप गाड़ी खरीदकर उस गाड़ी को रेंट पर चढ़ा देंगे, उस गाड़ी को उबर ओला में लगा देंगे, तो सर ये गाड़ी एसेट है। अगर आप लोन पर ही गाड़ी लेके आ रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी को आप किराए पर चढ़ा देंगे, उबर ओला में चलाना शुरू कर देंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो ये गाड़ी आपको इनकम कमा के देगी, और वो इनकम आपके इस लोन को उतारने में हेल्प करेगी, तो ये गाड़ी आपका एसेट बनेगी। मेरी बात समझ आई? जैसे ऐसे मेरे को कई लोग मिले हैं, आप लोग भी जानते होंगे कई लोगों को, कि उनकी सैलरी कुछ नहीं होती। मतलब मैं आपको एक बंदे का बताता हूं, अकाउंटेंट है वो, नाम नहीं लेना सही है यहां पे, 30,000 की सैलरी है उसकी, सिर्फ 30,000 की, ठीक, अकाउंटेंट है। सर मोबाइल रखता है वो अपने पास आईफोन, 1 लाख रुपए का फोन, लेटेस्ट फोन हमेशा लेके आता है। गाड़ी उसने सेकंड हैंड खरीदी है, लेकिन सेकंड हैंड में भी कौन सी गाड़ी खरीदी है सर? सुपर्ब। 27-30 लाख की मेरे ख्याल से ऐसे की गाड़ी आती है, सेकंड हैंड भी 6-7-8 लाख की तो उसको मिली है। सर 30,000 की सैलरी में मैं तो नहीं मान सकता कि आप इतनी महंगी गाड़ी, 1 लाख रुपए का फोन, और जब जब नया मॉडल आया आप उसको ले सकते हो। कैसे लेता है ये? फोन लेके आता है क्रेडिट कार्ड से। एप्पल का आईफोन शोरूम से बाहर निकलते ही अगर लाख रुपए का भी आया है सर, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू लाख रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल तो आपको चुकाना पड़ेगा, अगर नहीं चुकाया तो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, पेनल्टी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो आप जिसको एसेट समझ रहे हैं वो एसेट है नहीं, और उसको खरीदने के लिए आप क्या ले आए? लायबिलिटी। मेरी बात आप सबको समझ आई? यही बात यहां पे बोली गई है कि जो रिच डैड थे वो क्या करते थे, वो आज अगर 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, रिच डैड क्या करते थे, वो पहले, वो कमा रहे हैं सिर्फ 10,000, लेकिन इससे पहले क्या करते थे? सेविंग करते थे। पहला स्टेप उनका सेविंग करने का होता था। उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग में से, वो अपने एक्सपेंडिचर्स प्लान करते थे। रिमेनिंग पैसों में से वो अपने खर्चे को प्लान करते थे। रिमेनिंग पैसों में से वो प्लान करते थे कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, पैसे हैं भी या नहीं। और पुअर डैड क्या करते थे? उनका पहला स्टेप होता था, पहले खर्चे कर लो, पहले खर्चे कर लो। और उनको लगता था कि एसेट्स खरीद के ला रहा हूं खर्चे करके, लेकिन वो क्या खरीद के लाते थे? वो लायबिलिटीज खरीद के लाते थे। फिर वो कहते थे अगर कुछ इसके बाद बच गया तो सेविंग कर लेना। और नॉर्मली इंसान, सर आप देखना अपनी लाइफ में भी मोस्टली लोग यही करते रह जाते हैं। सैलरी आती है, वो सबसे पहले खर्चे करते हैं। पहले उनको लगता है यार आज मेरे को ये खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को घर में ये चाहिए, वो अपने खर्चे ही करते रह जाते हैं। बाद में सोचते हैं अगर कुछ बच गया तो चलो उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, जबकि करना क्या चाहिए? पहले आप सेविंग करिए, जो आपका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से पहले आप सेविंग करिए, आप देखिए आपको कितना सेव करना है। अगर उसके बाद जो बचता है उसमें से अपने खर्चों को प्लान करिए। यह होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ऐसा करते हुए रिच डैड जब सेविंग करते थे तो गोल्ड खरीदते थे, सिल्वर खरीदते थे, शेयर्स खरीदते थे। ये आपके एसेट्स हैं, क्योंकि जब इन एसेट्स को, इन चीजों को जब आप खरीद के आए तो सर इनकी वैल्यू बढ़ेगी, इस उम्मीद में आप इनको खरीद के आ रहे हो, घटेगी नहीं। फ्यूचर में इनसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, इनकम, किसी ना किसी तरीके की इनसे इनकम आएगी। कहने का मतलब है रिच डैड का एक सोर्स था, पहला सोर्स, जिससे उनको सिर्फ 10,000 की इनकम आ रही थी। लेकिन पहले सोर्स ऑफ इनकम जिससे सिर्फ 10,000 की इनकम आ रही थी, उस सोर्स से इन्होंने
गोल्ड सिल्वर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके, जिसपे इनको डिविडेंड या इंटरेस्ट आएगा, इन्होंने एक सोर्स से अपना दूसरा सोर्स भी क्रिएट कर दिया। कहने का मतलब है, और आगे क्रक्स क्या बना, क्या क्या पॉइंटर्स निकले रिच डैड के। पहली बात, ये अपने सेविंग पहले करते हैं, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी बात, पैसा कमाया फर्स्ट सोर्स से, उस फर्स्ट सोर्स से ऐसे एसेट्स लिए जिनकी वजह से इनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो गया। सेकंड सोर्स के पैसों को तीसरे सोर्स में लगाते हैं, जिससे तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। ये अपने इनकम के सोर्सेस इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं। इन चीजों को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, एसेट्स लेना। पुअर डैड क्या करते हैं, ये अगर महीने का ₹1,00,000 भी कमा रहे हैं तो सर उससे तो अपने खर्चे कर रहे हैं। दुनिया को देखने में लग रहा है ये बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, ये बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, इसके पास खूब पैसा है, लेकिन क्या है इसके पास, सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये इसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट रह जाएगा, और अगर किसी दिन ये सोर्स खत्म हो गया तो ये आदमी सड़क पे आ जाएगा। मेरी बात समझ आई आपको? इसी को कहते हैं, जो ये रिच डैड कर रहे हैं, इसी चीज को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। कई लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल कुछ साल बाद उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हम देखते हैं। कहां से आता है वो पैसा? इस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करके। मेरे को बताइए, यहां तक की बात आपको समझ आई है? प्रैक्टिकल लग रहा है सारा? नींद में तो नहीं हो? एट द एंड ऑफ द डे रॉबर्ट कियोस्की ने क्रक्स दिया कि जो पुअर डैड है, ध्यान से सुनना, क्या क्रक्स दिया कि जो पुअर डैड है वो पैसों के लिए काम करते हैं, और जो रिच डैड है वो पैसों को काम पर लगा देते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, जो पुअर डैड है वो पैसों के लिए काम करता है, वो ₹1,00,000 महीना कमाने के लिए काम करता है, जिससे वो सोचता है मैं खर्चे करूंगा। और रिच डैड जो भी पैसे कमाता है उससे सेव करके उस पैसे को कमाने के लिए लगा देता है, पैसे को काम पे लगा देता है। तो पुअर डैड पैसों के लिए काम कर रहा है, रिच डैड पैसे से काम करवा रहा है। जो एक कहावत कहते हैं, डू नॉट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। ये काम कौन कर रहा है? रिच डैड। और आई गेस आपको समझ भी आ गया ये सारा। सर एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बेटर देन शेयर्स? सार्थक अभी नहीं बताऊंगा, ये आज ही की क्लास में डिस्कस होगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट की बात पे भी मैं आऊंगा धीरे धीरे। पूरा सब्जेक्ट ही सर आपका यही है, सारी इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी है यहां पे। आई गेस आपको ये सारा समझ आया। जैसे अब मैं जैसे ही ना ये बात बोलता हूं कि सर पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को काम पे लगा दो, एकदम से ना बच्चे एकदम ऐसे पूछते हैं, है सर ऐसा हो सकता है, पैसे को काम पे लगा सकते हैं हम, कि आज मैं 2,000 के नोट को काम पे लगा दूं और कह दूं उसको कुछ दिन बाद चल तू 10,000 बन जा, फिर कह दूं चल तू ₹1,00,000 बन जा, फिर कह दूं एक दिन यार तू आज एक काम कर, आज तू 1 करोड़ बन जा? क्या ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से नहीं हो सकता कि आप उसको बोल दो। मैं आपके सामने ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर कर रहा हूं अब इसमें, इन्फोसिस कंपनी का, कि किस तरीके से सेविंग करके आप पैसों को काम पर लगा देते हो। जैसे इन्फोसिस कंपनी का, अब जो भी मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं ना, वो सब एक्चुअल डेटा है, ठीक है ना? मैंने अपनी सामने वाली स्क्रीन पर वो डेटा खोल भी रखा है, ताकि मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल डेटा बताऊं, कोई एग्जांपल नहीं। इन्फोसिस का सर 1993 में पहली बार आईपीओ निकला। पहली बार आईपीओ इस कंपनी का 1993 में निकला, और तब इन्होंने अपना एक शेयर ₹95 का इशू किया, ठीक? अब सर ऐसा मान लो कि किसी इंसान ने इस कंपनी के उस टाइम पे 100 शेयर्स खरीदे, और 100 शेयर्स खरीदने के लिए इस आदमी ने इस कंपनी में कितना पैसा लगाया होगा? ₹9,500। मतलब 1993 में आपने ₹9,500 इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में लगा दिए। आप एक सोर्स से इनकम कमा रहे थे, पहले आपने उसमें से सेविंग करी, 9,500 निकाले और इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी पैसों से आपने अपने खर्चे प्लान करे, ठीक है जी? अब सर इससे आगे क्या हुआ? ईयर ऑन ईयर इन्फोसिस कंपनी ने अब क्या किया, मैं पूरी टाइमलाइन के साथ आपको यह बता रहा हूं। सबसे पहले इन्फोसिस का आईपीओ तो 1993 में निकल गया, उसके बाद 1994 में इन्होंने अपना बोनस इशू निकाला 1:1 का। मतलब बोनस इशू का मतलब क्या होता है? 1:1 रेशो का मतलब क्या है? आप अकाउंट्स पढ़ चुके हो। हर एक शेयर के बदले एक शेयर आपको फ्री में मिल रहा है। मतलब अगर मेरे पास 100 शेयर्स थे जिसके मैंने पैसे दिए थे, तो 100 शेयर्स मेरे को फ्री में मिल जाएंगे। समझ आया आपको ये? तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 200 शेयर्स। हर एक शेयर के बदले एक शेयर,
ठीक है, तो मतलब 1993 में मेरे पास 100 शेयर्स थे 9500 के, 94 में वो शेयर्स कितने बन गए, 200 शेयर्स। उसके बाद सर अगली टाइमलाइन आई 1997। 1997 में इस कंपनी ने फिर से एक और बोनस इशू निकाला, वो भी सर 1:1। मतलब जिसके पास 200 शेयर्स थे उसके शेयर्स कितने बन गए सर, 200 और मिल जाएंगे, 400 शेयर्स बन गए। मेरी बात आपको समझ आ रही है, 400 शेयर्स हो गए सर। तो 100 शेयर्स खरीदे हुए थे वो कितने बन गए 1997 में, 400 शेयर्स। सर 1999 आया, 1999 में इस कंपनी ने एक और बोनस इशू बांटा 1:1। इस कंपनी ने सर बोनस डिविडेंड नहीं बांटा, अभी मैं धीरे धीरे उस चीज पे भी आऊंगा। इस कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं बांटा है, ये बोनस बांट रही है। अब सर 99 में मेरे कितने शेयर्स हो जाएंगे, मेरे पास 400 शेयर थे, हर एक शेयर के बदले एक शेयर और मिल जाएगा मेरे पास। मतलब जिसने भी इसके शेयर्स में पैसा लगाया होगा उसके पास 99 में 800 शेयर्स हो गए इस कंपनी के। अब सर इन्होंने 99 में ही क्या किया, इसके बाद इन शेयर्स का स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना आप समझते हो कि एक शेयर के 5 शेयर बना देना, एक शेयर के 10 शेयर बना देना, इस तरीके से शेयर्स को स्प्लिट कर देना। स्प्लिट क्यों किया जाता है, ताकि मार्केट में शेयर्स की ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए शेयर्स की मार्केट में ट्रेड होने के लिए। इन्होंने 2:1 की रेशियो में शेयर को स्प्लिट कर दिया, मतलब हर एक शेयर के कितने शेयर बना दिए, 2 शेयर। हर एक शेयर के इन्होंने 2 शेयर बना दिए। तो मेरे 800 शेयर्स कितने हो गए, 1600 शेयर्स। हर एक शेयर का 2 शेयर बना दिया, तो मेरे 800 शेयर्स कितने हो गए, 1600 शेयर। सभी को समझ आ रहा है यहां तक। उसके बाद सर इन्होंने 2004, अब आया 2004। 2004 में सर इन्होंने एक और बोनस इशू बांटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कितना है ये, मेरे को ध्यान नहीं है। 2004 में सर इन्होंने 3:1 का बोनस बांटा। 3:1 के बोनस का मतलब क्या है, हर एक शेयर के बदले 3 शेयर, हर एक शेयर के बदले 3 शेयर, तो 1600 शेयर के बदले कितने, तो 4800 बोनस शेयर प्लस 1600 शेयर तो ओरिजिनल वाले थे ही, कितने हो गए, 6400 शेयर्स हो गए सर। मेरी बात समझ आई सबको। 4800, हर एक शेयर के बदले 3 बोनस शेयर और 1600 ओरिजिनल शेयर तो थे ही थे, 6400 शेयर्स हो गए इन टोटल। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, 2006 में इस कंपनी ने एक और बोनस इशू बांटा 1:1। मतलब 6400 शेयर्स अगर मेरे पास थे तो मेरे शेयर्स कितने बन गए, 12800 शेयर्स। शुरुआत देख लो कहां से करी थी, 100 शेयर्स थे। उसके बाद मैंने इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, मेरे शेयर्स लेकिन कितने हो गए हैं, 12800 शेयर्स। उसके बाद सर इस कंपनी ने 2014 में एक और बोनस बांटा 1:1। कितने शेयर्स हो गए, 25,600 शेयर्स। ठीक है जी। उसके बाद सर इस कंपनी ने 2015 में एक और बोनस बांटा। सर कितने बोनस बांटे, बहुत बोनस बांटे। इसी तरीके की कंपनीज हमको ढूंढनी होती हैं, इनटू 2 कितने शेयर्स हो गए सर, 51,200। और आखिरी इन्होंने 2018 में एक और बोनस बांटा 1:1। 51,200 इंटू 2 ये हो गए 1,02,400 शेयर्स। ठीक है जी। मनी कंट्रोल आप सबको पता है, आइए 1,02,400 आ रहा है। मैं मनी कंट्रोल पे एक बार सर्च करता हूं, इसके आज का भाव क्या चल रहा है इसके शेयर का। ठीक है जी, उस पर देखते हैं रियल एनालिसिस। मान के चलते हैं उसके बाद इस कंपनी ने कभी कुछ किया ही नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं क्या बचा। एक सेकेंड। ये मैंने मनी कंट्रोल खोला है, यहां पे इन्फोसिस का शेयर चेक करते हैं एक बारी। तो सर आज इन्फोसिस के एक शेयर का प्राइस देख लीजिए कितना चल रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
एक शेयर का प्राइस सर आज 1402 चल रहा है। मैं कहता हूं 2018 के बाद इस कंपनी ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो भी आप देख लो मेरे पास इस कंपनी का कितने शेयर थे, 1,02,400। एक शेयर आज कितना चल रहा है वो मैंने अभी आपको दिखाया, 1402। 1402 कितनी वैल्यू हो गई, 1435,64800, 14,35,64,800। 1993 में लगाया कितना था, 100 शेयर्स लिए थे सर, 95 का एक शेयर था, 95 लगाकर 9500 लगाकर आज आपके पास ये बचा है। आपने क्या किया, 9500 को काम पे लगा दिया, 9500 रुपीस को आपने काम पे लगा दिया, वो काम पर लग गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज चल रहा है 2021। 2021 मतलब कितने साल बाद, 7 और 21, 28 साल में 9500 कितना बन गया, 14 करोड़ रुपया बन गया। अब ये बात आपके लिए, ये वाला सब्जेक्ट वैसे भी आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आप लोग आई गेस 20 साल से ऊपर का और कोई नहीं होगा, 19-20 साल के आप सब होंगे। अगर आप आज से ही इतना लगाते हैं, अब आप आज देख के सोचिए, आज मान लो आपने 9500 लगाए, और मान लो आज वो वाला साल है 1993 वाला, और आज आपने किसी कंपनी में 9300 लगाए, क्या आपके लिए 9500 रुपये आज लगाना बहुत मुश्किल बात है? ठीक है, आपके पास शायद अपने नहीं होंगे, लेकिन मम्मी पापा से इतने पैसे तो आप मांग सकते हो मेरे ख्याल से। अगर आज आप 9500 कहीं पे लगाते हो, और उसके बाद अब आप सोचिए आज से 28 साल बाद, मतलब जब आप 48 ईयर्स के हो चुके होंगे, तब मेहनत करने का, उस एज ग्रुप में मेहनत करने का इतना मन नहीं करता है। मन करता है यार आराम करूं, दुनिया घूमूं, इधर उधर जाऊं, और उस टाइम पे आपको पता चले कि आपके 9500 करोड़ रुपए बने हुए हैं। आप डिसीजन ले लोगे ठीक है सर मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लेता हूं, 14 करोड़ रुपए 9500 बन चुके हैं, इसकी करवाऊंगा, 14 करोड़ रुपए तो साल का ब्याज ही इतना आएगा कि मेरी मंथली सैलरी वगैरह जो भी होगी उतना पैसा तो मैं मंथली वैसे ही कमा लूंगा। मेरी बात समझ पाए आप यहाँ पे? सारा जो मैंने आपको पूरा ये केस एक बताया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, और वो जो बुक का रेफरेंस दिया था उससे लिंक करने के लिए, क्या आपको ये सारी बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएंगे एक बारी? हाँ जी, सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है कि हाँ सर ऐसा सब्जेक्ट अगर है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम कर लेंगे। बेटा जी इस सब्जेक्ट में हम 40 की तो बात ही नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट में हमको बात करनी है 60 नंबर की, इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं, और बिलीव मी सिर्फ आज की क्लास में नहीं, पूरा कोर्स ही इसका इस तरीके का। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कोर्स ही ऐसा है ये। ठीक है जी, अब सर यहां पे एक आखिरी क्रक्स और निकलता है। जो बच्चे मुझसे फाउंडेशन पढ़े हुए हैं, आप में से काफी सारे पढ़े हुए हैं, तो आप तो उस एग्जांपल को लिंक करेंगे, मैंने फाउंडेशन में भी मैंने ये वाला शायद एग्जांपल दिया हुआ है, कि मान लो एक हूं मैं और एक है मान लो यश, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, दोनों सेम अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, फिर भी यश की नौकरी लग गई 10 लाख रुपए की पर महीने के हिसाब से, मेरी नौकरी लगी लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। मैं आपसे पूछूं आज कौन आगे है? सर बड़ी सिंपल सी बात है, आज तो सर यश आगे है, यश को पर मंथ 10 लाख रुपए मिलेगा, आपको सर पर मंथ 1 लाख रुपए मिल रहा है, यश बहुत आगे है। लेकिन सर यश है शौकीन इंसान, शौक बड़ी चीज है, जितना पैसा कमाता है सारा अपने शौक पे खर्च कर देता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये कौन सी हरकतें कर रहा है, पुअर डैड वाली। ठीक है, मैं बड़ा ही शरीफ इंसान, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये तो सच बात है, मैं इतना शरीफ कि मेरे महीने के जो नेसेसिटी वाले खर्चे होते हैं वो मैं पूरे कर लेता हूं, मान के चलते हैं अपना 60-70 हजार में, और हर महीने का मान के चलते हैं मैं 40,000 सेव कर लेता हूं। अब सर मैं आपसे पूछता हूं डाउन द लाइन आफ्टर 5 इयर्स कौन आगे होगा? 5 साल बाद सर कौन आगे होगा? सर बड़ी सिंपल सी बात है, यश की 5 साल बाद भी ये हालत होगी, ये मानकर चलते हैं कि सैलरी पैकेजेस वगैरह में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यश की 5 साल बाद ये हालत होगी कि इसका बैंक अकाउंट जब महीना स्टार्ट होता होगा, सैलरी क्रेडिट होती होगी तो खूब पैसा, मंथ खत्म हो रहा है
सारा पैसा खत्म, क्योंकि बैंक बैलेंस इसने क्रिएट ही नहीं किया। मेरे पास क्या होगा, 40,000 पर महीने का सेव करा है और उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट किया, चाहे एफडी में इन्वेस्ट किया हो, चाहे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो। इंटू 12, 1 साल की इन्वेस्टमेंट, इंटू 5, 5 साल की इन्वेस्टमेंट, और ये तो सिर्फ कैपिटल है, प्लस इस पे पता नहीं कितना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा। पहले महीने 40,000 लगाए, उस पे आने वाले टाइम पे पूरा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अगले साल की कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर आगे और इंटरेस्ट लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कंपाउंडिंग। इस महीने का इंटरेस्ट अगले महीने की कैपिटल में इंक्लूडेड होगा। आज पहले महीने में 40,000 लगाया तो उस पे 40,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगले महीने 40,000 और डाल दिया, पहले महीने का 40,000 प्लस दूसरे महीने का 40,000 प्लस पहले महीने पे 40,000 पे लगा इंटरेस्ट, दूसरे महीने इन तीनों अमाउंट्स पे इंटरेस्ट आएगा, तीसरे महीने दूसरे महीने का भी इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, आगे की आगे वो जुड़ता जाएगा। ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यहां से समझ में आता है कंपाउंडिंग की पावर। कई लोग तो ये तक कहते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इतना पैसा जमा हो चुका होगा। तो यहां से क्रक्स क्या निकला, वही जो ऊपर अभी बातें बताई हैं इन्फोसिस वाले एग्जांपल में, रिच डैड पुअर डैड वाले रेफरेंस में, जो सेव करता है और उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है, वही ग्रो करता है। और इसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला, एसेट्स में इन्वेस्ट करना, लायबिलिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना। बताइए, समझ आया आपको? ये यहां तक की बात सबको क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? जी सर। अब मेरी बात सुनिए, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सर, अभी मैं एग्जांपल्स की फॉर्म में इसको समझा रहा हूं, इन्हीं सबको मैं आपके कॉन्सेप्ट्स में पहले दूसरे चैप्टर में तीसरे चैप्टर में मर्ज करूंगा, इसलिए कहीं पे भी कुछ डाउट हो प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहां पे बुक भी ओपन हो चुकी है। अरे इंडेक्स ये आ गया। अब यहां पे सिलेबस एक बार डिस्कस कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल प्रभव है, प्रभव मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सीए प्रभव। लेकिन प्रभव कहता है सर सीए बनने के बाद ना मेरे को ना अपना बिजनेस करना है, मेरे को मल्टी बिलियनियर बनना है, मैं ना अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। प्रभव ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो प्रभव कहता है सर लेकिन ना मेरे को बिजनेस तो करना है लेकिन अपना खुद का पैसा नहीं लगाना। मैं कहता हूं ये तो बड़ी ही गजब बात है, मतलब तुम बिजनेस करना चाहते हो और अपना खुद का पैसा नहीं लगाना चाहते हो। प्रभव ने क्या किया, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो लेकिन अपना खुद का पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो सर कोई कंपनी कहां से पैसा उठा सकती है? इससे बढ़िया बात क्या होगी सर, बिजनेस भी कर लिया, खुद का पैसा भी नहीं लगाना पड़ा, और कल को पैसा अगर डूब जाए तो बोल देंगे इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इससे बढ़िया धंधा तो हो ही नहीं सकता। तो सर प्रभव ने कहा सर मैं एक काम करूंगा, कुछ पैसा मार्केट में अपने इक्विटी शेयर्स रेज कर लूंगा और वहां से ले आऊंगा। मान लीजिए 200 करोड़ रुपया मैंने इक्विटी से रेज कर लिया, उसके बाद कुछ पैसा मैं मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स रेज कर लूंगा और वहां से कुछ पैसा रेज कर लूंगा। मान लीजिए 200 करोड़ रुपया मार्केट से रेज कर लिया, उसके बाद कुछ पैसा मैं एक काम करूंगा, अपना डेट इशू कर लूंगा, बैंक के पास चला जाऊंगा और बैंक से लोन ले आऊंगा। मान लीजिए 100 करोड़ रुपया मैं डेट से उठा लाऊंगा। एक तरह से प्रभव ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सिंपल सी बातें कह दी कि भैया 200 करोड़ रुपया इक्विटी से ले आऊंगा, 200 करोड़ प्रेफरेंस से ले आऊंगा, 100 करोड़ डेट से ले आऊंगा, अपना खुद का पैसा लगाया ही नहीं। कितना पैसा इकट्ठा हो गया इस कंपनी के पास? सर 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब ये कंपनी इस 500 करोड़ का क्या करेगी? आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी इसकी कंपनी। अब इन्वेस्ट कहां पे करेगी? सर कोई कंपनी कहां पे इन्वेस्ट करती है? अपने एसेट्स में।
इसने जिस भी तरीके की कंपनी खोलने का सोचा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, सर्विसिंग कंपनी, हर तरीके का बिजनेस करने के लिए एसेट्स चाहिए, तो इस पैसों को 500 करोड़ को ये एसेट्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए इन पैसों से ये प्लांट एंड मशीनरी खरीद आया, इक्विपमेंट्स ले आया, फर्नीचर ले आया, वगैरह वगैरह, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, एसेट्स में इसने ये 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने वैसे आपके सामने और कुछ नहीं रखा है, जो मैंने यहां पे आपके सामने डेटा रखा है ये और कुछ नहीं है, एक कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी तो आप इसी तरीके से डेटा शो करते हो। लायबिलिटी साइड पे आप दिखाते हो इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, ये सब आपका क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कंपनी यहां से पैसा रेज करती है, इसी को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बेटा देखो ऐसा है, ये जो भी बच्चा है ना, ये मेरे को, हाँ जी, तो यहां पे बात चल रही थी, ये मैंने और कुछ नहीं, एक सेकेंड मैं खुद ही अनम्यूट नहीं हूं। तो यहां पे बात चल रही थी कि जो मैंने आपके सामने ये डेटा रखा है ये और कुछ नहीं है, एक बैलेंस शीट का ही डेटा है। जैसे बैलेंस शीट में भी इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट से पैसा रेज किया जाता है, उसको आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हो, और उसी को तो लायबिलिटी साइड पे लिखते हो, जो कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। और इसी पैसे को तो आप अपनी बैलेंस शीट में फिर यहां पे इन्वेस्ट करते हो अपने एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट वगैरह। तो जब मैं आपके सामने यहाँ पे डेटा रखता हूं इस तरीके से, तो पहले तो कंफ्यूज मत हो ना, ये कोई अलग बात नहीं है, ये वही बात है, बैलेंस शीट की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। अब सर आपने 500 करोड़ रुपया जो रेज किया था, उसमें से 200 करोड़ रुपया आपने इक्विटी से रेज किया था, कुछ पैसा आपने प्रेफरेंस से रेज किया था, और कुछ पैसा आपने डेट से रेज किया था। क्या ये सारा पैसा आपका फ्री में रेज हो गया होगा? नहीं सर, कॉस्ट आई होगी। डेट से जो आपने 100 करोड़ रुपया रेज किया सर, इस पे कॉस्ट आई होगी, इस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा हर साल। मान लीजिए इसका कूपन रेट 10% होता है, लिखा होता है इसके आगे कुछ ना कुछ कूपन रेट। इसी तरीके से प्रेफरेंस से आपने 200 करोड़ रुपया रेज किया, सर इसकी भी तो हर साल कॉस्ट लगेगी, आपको इस पे डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आज अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो अगले साल अरियर में खड़ा हो जाएगा, अगले साल प्रॉफिट नहीं है तो उससे अगले साल अरियर में खड़ा हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि 4 साल तक भी अगर प्रॉफिट नहीं आया तो वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कूपन रेट तो होता है। मैंने इसके आगे 12% लिख दिया। अब सर इक्विटी के आगे कूपन रेट होता तो नहीं है, लेकिन लिखा तो नहीं होता। अभी तक आपने जैसे अकाउंट्स वगैरह में क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, प्रेफरेंस के आगे भी कुछ ना कुछ कूपन रेट लिखा होता है, डेट के आगे भी कुछ ना कुछ कूपन रेट लिखा होता है, लेकिन इक्विटी के आगे कभी कोई कूपन रेट नहीं लिखा होता। तो अब मैं फाइनेंस में आपको बताता हूं कि सर इक्विटी के आगे भी कूपन रेट होता है, वो दिया नहीं होता लेकिन वो होता है। उसी को कंप्यूट करना आप यहां पे एक चैप्टर में सीखेंगे भी। अभी आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि 14% का मान लीजिए वो कूपन रेट है। ये कैसे निकलता है वो सर एक चैप्टर में मेरे को बात करनी है। मतलब 200 करोड़ रुपया रेज करने के लिए 14% का खर्चा, फिर 200 करोड़ रुपया रेज करने के लिए 12% का खर्चा, 100 करोड़ रुपया रेज करने के लिए 10% का खर्चा, ये पूरा 500 करोड़ रुपया रेज करने के लिए कितना खर्चा। इन सबको कंबाइंड करके, इन सबको कंबाइंड करके एक रेट निकाला जाता है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? वो रेट को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो सारा मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, यहां तक पहले समझिए। अब जो आपका इस तरफ का सवाल है, इस तरफ सर कुछ सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं? पहला सवाल तो यह बनता है कि सर आपने जो 500 करोड़ रुपया रेज किया, 200 करोड़ इक्विटी से, 200 करोड़ प्रेफरेंस से, और 100 करोड़ डेट से, ये इसी प्रोपोर्शन में क्यों रेज किया? एक काम करते हैं सर, सारा का सारा डेट ले लेते हैं, या एक काम करते हैं सर, आधा पैसा इक्विटी से ले लेते हैं, आधा डेट से ले लेते हैं, प्रेफरेंस को हटा ही देते हैं। मेरे कहने का मतलब है किस प्रोपोर्शन में यह पैसा रेज करना है, ये वाला सवाल आपके पास एक चैप्टर आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। किस प्रोपोर्शन में पैसा रेज करना चाहिए, किस तरीके से पैसा रेज करना चाहिए, यह सवाल आपके पास इस चैप्टर में आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। नहीं सार्थक, 2:1 नहीं होती है, अगर 2:1 कहना चाह रहे हो वो वहां पे सीखेंगे। दूसरा सवाल, आप एक चीज नोटिस करिए, अभी मैंने आपको ये तो नहीं बताया ये 14% कैसे निकाला। पहली बात, इक्विटी की कॉस्ट जो 14% मैंने लिख दी है, ये कैसे निकाली जाती है, ये सवाल। दूसरा सवाल,
अगर आप नोटिस करें, अगर ये निकालना सीख भी गए, मैंने 14% इक्विटी में लिखा है, 12% प्रेफरेंस में लिखा है, 10% डेट में लिखा है। ये रेट एक्चुअली में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो हायरार्की है ना, वो यही रहेगी। मतलब सर, इक्विटी का सबसे ज्यादा, प्रेफरेंस का उससे कम, और डेट का सबसे कम, ये हायरार्की यही रहती है। सर ऐसा क्यों? हायरार्की ऐसी क्यों रहती है? देखो, दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका आंसर बनेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी जिसको पैसा मिल रहा है। आपको यह बात सीखने के लिए पहली बात पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर सोचना है। इन्वेस्टर के सर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या सोचना है सर? इन तीनों सोर्सेज में से एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ क्या है? इन तीनों सोर्सेज में से, कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूं, इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए इन तीनों सोर्सेज में से सबसे सेफ क्या है? बताएंगे एक बारी? हाँ जी, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट, सबसे सेफ क्या है इन्वेस्टर के लिए? यश कहते हैं सर इक्विटी। और कोई महानुभाव जवाब देना चाहेगा? सुषमा ने कहा चलो सर फिर हम प्रेफरेंस कह देते हैं। आर्यन ने कहा चलो सर प्रेफरेंस और इक्विटी तो हो गए, मैं डेट बोल देता हूं। जो प्रेफरेंस और इक्विटी कह रहे हैं, नालायक हैं आप लोग। सर एक बात बताइए, इक्विटी, इक्विटी पे डिविडेंड तब दिया जाता है जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी की शेयर कैपिटल का पैसा उनको कब वापस मिलता है? इसकी पूरी एक हायरार्की होती है। अगर कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, सरकार के ड्यूज, स्टैट्यूट के ड्यूज, पहले उनको पे किया जाता है। कुछ बच गया तो क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, कुछ बच गया तो डेट होल्डर्स को पे किया जाता है, कुछ बच गया तो प्रेफरेंस वालों को पे किया जाता है। अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों को तो सर पेमेंट भी लास्ट में होती है, उससे पहले डेट वालों को पेमेंट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे रिस्की है इक्विटी। डेट सिक्योर्ड होते हैं, बिल्कुल सही, अब सही लिख रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो, तो डेट पर फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी इनकम कमाए ना कमाए, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो। अगर कंपनी बंद करने की भी नौबत आती है, तो सरकार के ड्यूज निपटाने के बाद सबसे पहले पैसा आपको दिया जाएगा कंपनी बेचकर। तो डेट तो सबसे सिक्योर्ड है। अच्छा, आपने एक कहावत सीख रखी है, हायर द रिस्क हायर मे बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न। तो जब आपने डेट में, आपने किसने, एक इन्वेस्टर ने, जब एक डेट में पैसा लगाया तो सबसे कम रिस्क उठाया, इसलिए उसको कूपन रेट भी सबसे कम मिलेगा, उसको रेट ऑफ रिटर्न भी सबसे कम मिलेगा। जब प्रेफरेंस में वो पैसा लगाता है, तो सर प्रेफरेंस में डेट से ज्यादा रिस्क है। क्यों? डेट वालों को इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी मिलेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट आएगा। सर यही बात इक्विटी में होती है, लेकिन फिर एक डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस? अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है, तो इस साल का डिविडेंड ना तो दिया जाएगा, ना ही अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन प्रेफरेंस के केस में, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है, तो इस साल का डिविडेंड इस साल तो देने की जरूरत नहीं है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल प्रॉफिट नहीं है, उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उससे अगले साल प्रॉफिट नहीं है, उससे अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अप टू 4 इयर्स कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पहली बात डिविडेंड। दूसरी बात, कंपनी अगर वाइंड अप होती है, तो इक्विटी से पहले पेमेंट प्रेफरेंस को होती है। पहले स्टैट्यूटरी ड्यूज निपटाए जाते हैं, फिर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाता है, बच गया तो डेट होल्डर्स को, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करी जाती है, फिर जाके इक्विटी। मतलब सर इक्विटी से तो ज्यादा रिस्क है, लेकिन डेट से कम है। सॉरी, डेट से ज्यादा है, इक्विटी से कम है, इसलिए इसका कूपन रेट इक्विटी से कम है, डेट से ज्यादा है, क्योंकि डेट से ज्यादा रिस्क उठाया तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इक्विटी वाले सर हाईएस्ट रिस्क उठाते हैं, प्रॉफिट हुआ डिविडेंड देना, नहीं हुआ मत देना। वाइंड अप के टाइम पे भी लास्ट में पेमेंट होती है अगर कुछ बच गया तो। इसलिए सर इनका मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट रिस्क उठाया है। ये मैंने आपको लॉजिक बताया है, ये इस हायरार्की में क्यों होता है। मेरे को बताइए, समझ आया यहां तक? ये लॉजिक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है जी। तो इस तरफ का सवाल, जो दूसरा सवाल मैं डिस्कस कर रहा था, सर इक्विटी का कूपन रेट दिया नहीं होता, ये तो आपने एग्जांपल के लिए लिख दिया, ये कैसे कंप्यूट होगा? दूसरी बात मैंने यहां पे लिखा, इस सारे रेट्स को कंबाइंड किया जाता है।
क्योंकि 14% 200 करोड़ की कॉस्ट है, फिर 12% इन 200 करोड़ की कॉस्ट है, फिर 10% 100 करोड़ की कॉस्ट है। 500 करोड़ कंबाइंड अमाउंट की कॉस्ट क्या होगी, वो एक रेट निकालना। ये वाले सारे सवाल आपके पास एक चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस चैप्टर में आपका ये वाला सवाल डिस्कस होगा। तो किस प्रोपोर्शन में पैसा उठाना है, वो सवाल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, इन रेट्स को कंबाइंड कैसे किया जाता है और इक्विटी का कूपन रेट निकाला कैसे जाता है, इस तरीके की बातें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में करेंगे। और सर 500 करोड़ रुपए को रेज तो कर लिया, अब इस पैसों को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस तरफ का सवाल, क्या ये सही एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या किसी और एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब मेरी ये इन्वेस्टमेंट सही भी है या नहीं, इस तरफ का ये इन्वेस्टमेंट का सवाल कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, ये सवाल आपके पास एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर में आपको इस तरफ का सवाल सीखना है। और अल्टीमेटली सर 500 करोड़ रुपए को उठाने के लिए आपने ये खर्चा किया है, 14%, 12%, 10%, ये है आपकी कॉस्ट। 500 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करके आपने इन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, इन एसेट्स की हेल्प से आप प्रोडक्शन कर पाओगे, अगर आप सर्विस कंपनी हो तो सर्विस दे पाओगे, और इसी से आप रेवेन्यू कमाओगे, और इसी रेवेन्यू से आप प्रॉफिट कमाओगे। मेरे कहने का मतलब है आप रिटर्न कमाओगे। देखना होगा कि क्या मैंने ये सारा काम सही किया या नहीं किया। मान लीजिए मैं कह दूं यहां से जो आप रिटर्न कमा रहे हो वो 15% की है, और इन तीनों रेट्स को, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट के जो अलग अलग रेट बताए, इन सबको कंबाइंड करके जो रेट आया मान लो वो 13% है, मतलब 2% का पॉजिटिव है। 500 करोड़ को रेज करने के लिए कंबाइंड 13% की कॉस्ट लगी, 500 करोड़ को इन्वेस्ट करके कमाया है 15%, 2% पॉजिटिव हूं, मतलब आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, आप कुछ कमा रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से। इस तरीके से मैं आपको ये इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिलेबस से भी फेमिलियर करवाना चाह रहा हूं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिक भी साथ के साथ समझाना चाह रहा हूं, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं किस तरीके से आपके लिंक्ड हैं। देखिए सिलेबस में जो आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैपिटल बजटिंग, ये दोनों चैप्टर्स कंबाइंड साथ में पढ़े जाते हैं। कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बताया, यहां वाला ये वाला चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट सही करी है या नहीं, इस वाले सवाल के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चैप्टर मैंने आपको बोला, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज मैंने आपको एक चैप्टर बोला। मैंने आपकी बुक में इनफैक्ट स्टडी मैट में भी ये दोनों चैप्टर्स आपको कंबाइंड दे रखे हैं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं कंबाइंड हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक के आपके क्वेश्चंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के होंगे, और उसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपके कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के होंगे, ऑल्दो ये दोनों सेपरेट चैप्टर्स होते हैं, सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैंने आपसे ये वाले 3 चैप्टर्स अभी तक डिस्कस करे हैं, ठीक है जी। और वैसे तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, ये भी आपका कैपिटल बजटिंग का ही पार्ट है। मेरे को बताइए यहां तक की सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, सिलेबस समझ में आ रहा है, क्या है क्या पढ़ना है? हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जी सर। अब मेरी एक बात सुनिए, जब मैंने आपसे ये वाला पूरा रेफरेंस डिस्कस किया, एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में, आखिरी में ना मैं क्रक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है। एक तो सर उनका P&L बनता है, ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, लेकिन मैं मेन 2 चीजों की बात करना चाहता हूं। एक P&L बनता है, एक सर बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में यहां पे सबसे पहले इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, और उसके बाद बाकी की करंट लायबिलिटीज वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह, वो सब दिखाए जाते हैं। और बैलेंस शीट में यहां पे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब दिखाए जाते हैं। मैंने अभी तक जो आपसे जिन चैप्टर्स का डिस्कस किया, उसमें आपका इतना पार्ट डिस्कस हो जाएगा। इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाले पार्ट में ये वाला पार्ट डिस्कस होगा। नॉन करंट एसेट्स, कौन कौन से एसेट में कहां कहां कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो वाला पार्ट कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा। सर बैलेंस शीट में अभी भी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स बचा है। एक बात तो आपको याद होगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सर वर्किंग कैपिटल का।
मेरे कहने का मतलब है कितना करंट एसेट लगाऊं, कितनी करंट लायबिलिटी जनरेट होगी उसकी वजह से, ये एक तरह से बनता है वर्किंग कैपिटल। और ये किस काम आता है? डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। और इसको समझने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और इनके सब्ट्रैक्शन से बनी वर्किंग कैपिटल, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए काम में आती है, उसके लिए सर आपके पास एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक तरह से पूरी की पूरी बैलेंस शीट का एनालिसिस आपका यह सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उस बैलेंस शीट को तोड़ मरोड़ कर उसका एनालिसिस करना है। मेरी बात समझ आ रही है कि कहां से कितना पैसा आएगा? यह पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां से पैसा आएगा, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए कहां से पैसा आएगा, वो बात वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सीख लेंगे। उसके बाद सर आपने ये एसेट्स लगाए यहां पे, इन एसेट्स की मदद से आपने प्रोडक्शन करी। अगर आपकी सर्विस कंपनी है तो आप मार्केट में सर्विस रेंडर कर पाए होंगे, उससे आपने रेवेन्यू कमाया, वो रेवेन्यू आपके पी&एल में आएगा, यहां पे आपके खर्चे आएंगे और सर यहां से आप कुछ प्रॉफिट कमाएंगे अपने पी&एल में। उसके बाद सर इस प्रॉफिट को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितना करना है भी नहीं करना है, कब करना है, ये बातें, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। आप किस तरीके से अपना ये प्रॉफिट कंपनी के मालिकों में बांटेंगे। जब सारा काम कर लिया, बैलेंस शीट में पैसा ले लिया, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज कर लिए, उससे आपने पूरे साल धंधा चलाया, जिसकी सारी खोज खबर आपके पी&एल में है। एट द एंड ऑफ द डे साल में आपने प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट कंपनी के मालिकों को चाहिए, तो कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और इस चीज का कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये बातें आप सीखेंगे डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में। एक तरह से पी&एल भी स्टडी हो गया। तो अभी तक जो जो चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस करे उसमें पूरी बैलेंस शीट और पूरा पी&एल, इसका पूरे तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस हम सीखेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है आपका लीजेस। ये चैप्टर एक तरह से ये है कि कोई एसेट मेरे को चाहिए तो उसको किराए पर लेके आऊं, लोन लेकर खरीदाऊं, क्या करूं, इस तरीके की बातें लीजिंग में सीखनी है। और आखिरी में आपके पास एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल रेशियोज। ये तो बिल्कुल लास्ट में करने वाला चैप्टर होता है। इसमें इस तरीके की चीजें हैं, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, आपने शायद इनके नाम सुन रखे होंगे पहले। इस तरीके का रेशो बेस्ड चैप्टर, बड़ा आसान सा एक क्लास का चैप्टर होता है ये हमारा। सर जो ये 11th चैप्टर है टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस, और जो आपका पहला चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या है सर? सर ये दोनों चैप्टर्स आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको आधा टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस का चैप्टर समझा चुका हूं आज की बातचीत में। जो मैंने यहां पे ये सारी बातचीत करी है, इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस से पैसा रेज कर सकते हैं, डेट से पैसा रेज कर सकते हैं, इनके कूपन रेट्स की हायरार्की, सर ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपके पूरे एफएम में अप्लाई होंगे। लेकिन इनको थ्योरी वाइज टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस या फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पहले चैप्टर में एज अ थ्योरी दिया हुआ है। तो इन चैप्टर्स की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, पूरे सिलेबस के दौरान आपके ये चैप्टर्स बार बार होते रहेंगे, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने पहले चैप्टर के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में कोई बात नहीं करी, रिस्क एंड लेवरेज एनालिसिस, इसके बारे में सर मैंने आपसे इसलिए बात नहीं करी क्योंकि अब मैं यही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। पहला चैप्टर हम यहीं से अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, मेरे को बताओ सबसे पहले तो, नींद में तो नहीं हो? यहां तक की सारी बातें समझ आई? हाँ जी बोलिए एक बारी, सभी को यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई? नींद में तो नहीं है कोई नालायक? जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले? सारा सिलेबस आपको समझ आया? ये क्या लिखा है? ये तो 12th की बीएसटी को इलेबोरेट कर रखा है बेटा। जो 12th की बीएसटी थी वो थ्योरेटिकल थी, ये सारा प्रैक्टिकल वर्जन है उसका। ठीक है जी, देखो हमने कितनी जल्दी फिर 12th की बीएसटी कंप्लीट कर ली, नालायक। चलो फिर ब्रेक चाहिए 2 मिनट का?
एक बार एक काम करता हूं, मैं पानी ले आता हूं, मैं ब्रेक ले लेता हूं, एक बार 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक बेसिक बातों से। चलिए आइए अपने रजिस्टर्स में, अब एफएम का प्लीज एक सेपरेट रजिस्टर बिल्कुल बनाइएगा, कहीं कॉस्टिंग में या किसी और रजिस्टर में बीच में लिखना मत शुरू कर देना, ठीक है जी। हेडिंग डालेंगे पहले चैप्टर की, अब वहां से शुरुआत करते हैं। रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस। ओके सार्थक, मैं अभी कुछ लिखवा ही रहा हूं, तब तक आप आ जाओ। रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस, थोड़ा सा लिखते हैं पहले। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। आपको यह इनकम स्टेटमेंट देखकर कुछ याद आएगी, किसी चैप्टर की याद आएगी। आई गेस समझ ही गए होंगे कौन से चैप्टर की, मार्जिनल कॉस्टिंग की सर, जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है। पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाएंगे सर इसको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अरे सर गजब बात हो गई, ये तो कॉस्टिंग में पढ़ रखा है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगा यहां से, प्रॉफिट। और मैंने जब आपको कॉस्टिंग में भी बताया था, इसी प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, या इसको बोला जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहां पे हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्यार से बोल देंगे इसको ईबीआईटी, ठीक है ना। इसमें माइनस होता है उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करके हमारे पास बचता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, जिसको प्यार से हम बोल देंगे ईबीटी। माइनस करते हैं यहां से टैक्स, इसके बाद आपके पास यहां पे क्या आएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्यार से बोल देंगे ईएटी। यहां से फिर माइनस होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से फिर माइनस करते हैं इक्विटी डिविडेंड। आपके पास आ जाएंगी रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां पे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो लिखा है, इसके ऊपर स्टार मार्क करिए, क्योंकि इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो मैं इस स्टेटमेंट के एंड में लिखवा देता हूं, यहां पे स्टार को एक्सप्लेन करते हुए। मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड। कई बारी क्वेश्चन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को इस नाम से दे देता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम बात है। मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड, मैक्सिमम कितना इक्विटी डिविडेंड बांट सकते हैं। कंप्लीट करिए, यहां तक लिखिए एक बारी।
हो गया? जी सर। ओके। अब सर सबसे पहले तो आगे लिखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। चैप्टर का सर नाम क्या है? सर नाम है रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस। मेरे को एक बारी, रिस्क का तो मतलब चलो रिस्क ही है, लिवरेज का मतलब क्या होता है? चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क एंड लिवरेज। रिस्क तो चलो रिस्क है, क्या है वो भी मैं आपसे वैसे पूछूंगा अभी कि रिस्क क्या होता है, लेकिन पहले मेरा सवाल है सर लिवरेज बताओ, लिवरेज क्या होता है? बताएंगे? लिवरेज बताइए सर, लिवरेज क्या होता है? हिमानी ने बोला बेनिफिट। और कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे हिमानी या और कोई नालायक? बताइए सर लिवरेज क्या होता है? ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, बिजनेस स्टडीज में आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, ट्वेल्थ में, लिवरेज। अब पढ़ा हुआ है या रटा हुआ है वो अभी पता चलेगा। हिमानी ने बोला इसके थ्रू और कुछ मिल सकता है। ठीक है हिमानी, सही कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं। आर्यन ने कहा सर ऐसी की तैसी पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही लिवरेज है। नालायक, ये नहीं होता है। हाँ जी, लिवरेज का और कोई मतलब बता सकता है बच्चा? या सर देख लो, आप सोच लो, हम तो है नालायक नल्ले, हमको नहीं पता। क्या ऐसा मैं मान लूं? अरे यार बता दो, जाग रहे हो या सो गए? सार्थक कहता है सर सेम एज हिमानी, क्योंकि उसी का जवाब को आपने थोड़ा बहुत ठीक कहा था। सुनो मेरी बात, लिवरेज का मतलब अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स देके बताऊंगा। पहला एग्जांपल बिल्कुल लेमन, क्योंकि वही मेरे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा। पहला एग्जांपल बिल्कुल लेमन, उसके बाद उसको एक बारी सुनो सुनो सुनो, उसके बाद उसी चीज को स्टॉक एक्सचेंज में एक बारी डाल के देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में कहां लिवरेज मिलता है, और उसके बाद उसी चीज को बिजनेस सेंस में डाल के इस इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे कि कहां लिवरेज है। ठीक? अब सर पहले मैं आपको ना लिवरेज की बुकिश डेफिनेशन बताता हूं अपनी लैंग्वेज में, फिर एक लेमन लैंग्वेज से क्लियर करूंगा उस डेफिनेशन में है क्या। बुकिश डेफिनेशन लिवरेज की कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बुकिश डेफिनेशन लिवरेज की कहती है, लिवरेज का मतलब है कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं था। दोबारा रिपीट करता हूं, लिवरेज का मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं था, लेकिन वो कंपोनेंट जब मेरे पास आ जाएगा तो मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा, मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। तो 2 चीजें अभी तक बताई हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं था, और वो कंपोनेंट मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब वो कंपोनेंट मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा तो उससे हो सकता है मेरे को मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है मेरे को मल्टीपल टाइम्स लॉसेस हो जाए। दोबारा एक बारी पूरी डेफिनेशन फिर से बोलता हूं, लिवरेज का मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया जा रहा है, मेरे पास नहीं था, और वो कंपोनेंट मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि मुझको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हो जाए, या हो सकता है मेरा मल्टीपल टाइम नुकसान हो जाए। पहले मेरे को यह बताओ कि मैंने जो बात बोली है वो आपको समझ आई है, उसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, वो सारा तो मैं भी एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तो 3 मेन कीवर्ड्स हैं, कोई कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया, कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम हो सकता है, लॉस भी मल्टीपल टाइम हो सकता है। हिमानी कह रही है जैसे पेटेंट फॉर अ न्यू टेक। नहीं हिमानी, वो चीज नहीं है, यहां पे कुछ और है। चलो सुनेंगे हिमानी, कोई बात नहीं, मैं इन एग्जांपल्स को भी मर्ज करूंगा, चिंता मत करिए। अब इसका मैं एक लेमन एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लो सार्थक है, मान लो, क्या सार्थक तो है, मान लो सार्थक नालायक है। सर इसमें भी मानने वाली क्या बात है, सार्थक तो है नालायक। बता रहा हूं प्रतिष्ठा, आऊंगा बिल्कुल उस पर। अभी आपको इस लेमन एग्जांपल से ही समझ आ जाएगा कि कैपेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं। प्रतिष्ठा का बड़ा जेन्युइन सवाल आया है, सर अगर कैपेबिलिटी ही बढ़ रही है तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं, समझो ना इस एग्जांपल से। तो सर मान लो सार्थक है, ठीक है, सार्थक को हमने कहा सार्थक ये ना एक बहुत बड़ा पत्थर है, रॉक है ये, सार्थक जा और इस पत्थर को मूव कर दे। सार्थक गया, सार्थक ने कहा आई एम स्ट्रांग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पत्थर को मूव कर दूंगा। सार्थक बड़ा एटीट्यूड में चौड़ा होकर गया कि मैं इस पत्थर को मूव कर दूंगा। जैसे ही जाके पत्थर को मूव करने लगा, इसको रियलाइज हुआ ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, ये तो बहुत हैवी है, अपने बेयर हैंड से ये इस पत्थर को मूव नहीं कर पाया।
अरे सार्थक बाबूजी सुन तो लो मेरी बात सुनो पहले, यहां पे एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद अपनी टिप्पणी करेंगे। अब जब टिप्पणी करने को कहा जाए तब करिएगा, ठीक है सार्थक? तो सर सार्थक को बोला गया इतना बड़ा पत्थर हिला दो, पर सार्थक गया पत्थर को मूव करने, इससे अपने बेयर हैंड से ये पत्थर मूव नहीं हुआ। मतलब सार्थक की खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी इतने हेवी रॉक को मूव करने की नहीं थी। फिर सार्थक ने कुछ दिमाग लगाया। सार्थक ने क्या दिमाग लगाया? सार्थक ने उसी के पास पड़े एक छोटे से पत्थर को देखा और इसी के पास ना वो छोटे वाला पत्थर रख दिया और एक लोहे की रोड लाया, और वो लोहे की रोड इसने इन दोनों के बीच में इस तरीके से रख दी। एक तरह से ये जो लोहे की रोड और छोटा पत्थर ये लाया, स्मॉल रॉक, ये एक तरह से इसने क्या बना दिया? लिवर बना दिया। वो बॉडी पार्ट वाला लिवर नहीं, जो वैसे लिवर होता है चीजों को पुल करने के लिए, उस तरीके का एक लिवर बना दिया। और यहां से सार्थक ने जोर लगाया और इस लिवर को इस तरीके से पुल किया। ठीक है, अब शायद ये पत्थर मूव हो जाएगा। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? तो एक तरह से इस एग्जाम्पल को, लेमन एग्जाम्पल था, सिर्फ आपको बात क्लियर करने के लिए, जो बात मैंने बोली थी डेफिनेशन में मर्ज करो। कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, ये रॉड और ये छोटा पत्थर, जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। खुद से मैं अपने बेयर हैंड से इस बड़े पत्थर को नहीं मूव कर सकता था, लेकिन इस लिवर की हेल्प से मैं इस बड़े पत्थर को मूव कर जाऊंगा। कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। बाहर से कंपोनेंट लाया था, लेकिन हो सकता है मल्टीपल टाइम प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है अपनी कैपेबिलिटी से मल्टीपल टाइम हेवी इस पत्थर को मैं मूव कर दूं, और हो सकता है मल्टीपल टाइम नुकसान हो जाए। अगर ये रॉड यहां से बीच में से टूट गई, जिसके चांसेस हैं, तो यही बची हुई रॉड इसी के मुंह पे आके लगेगी, तो नुकसान है सर। मेरी बात समझ, मेरे को मालूम है मैंने बड़ा लेमन एग्जांपल दिया है बिजनेस में, मेरे को मालूम है आपको डाउट आएगा सर बिजनेस में कैसे, लेकिन पहले लेमन में तो समझो, डेफिनेशन का मतलब तो समझो। मैं बिजनेस में धीरे धीरे आपको लेके ही जाऊंगा, पहले मेरे को बताओ इतनी बात आपको समझ रही। एक तरह से अब जो मैं इस डेफिनेशन में बोलना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से ये बात तो आपको क्लियर हुई कि कोई कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट हो, या हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम नुकसान। समझ आया सबको? सर एक एग्जांपल और दे दो ना ऐसा। ओके, मान लो यश है। अब यश का एग्जांपल क्या, किसी का भी एग्जांपल ले लो। जैसे क्या आपके या मेरे खुद के बेयर हैंड्स में इतनी ताकत है कि हम एक कार को, एक गाड़ी को उठा दें ऐसे? नहीं सर, नहीं उठा सकते। अब पंचर हो गई है गाड़ी, फिर भी गाड़ी को तो उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गाड़ी के नीचे क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं। लिवर होता है वो एक तरह से, और उस जैक को ही अपने हाथ से या फिर पैर से, हाइड्रोलिक पंप, हाथ से या पैर से ही उसको पुल करते हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पुल हो जाती है। मतलब सर एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट, ये जैक, जो कि मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। मैं अपने बेयर हैंड से गाड़ी को पुल नहीं कर सकता था, लेकिन उस जैक की हेल्प से मैं पूरी गाड़ी पुल कर दूंगा। लेकिन जब वो मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, तो हो सकता है मल्टीपल टाइम फायदा हो जाए कि भाई इतनी हैवी गाड़ी पुल कर दी, नीचे लेट के पंचर वगैरह लगा सकता हूं, जो भी दिक्कतें होंगी वो ठीक कर सकता हूं। लेकिन मान लो यश गाड़ी के नीचे लेट के गाड़ी ठीक कर रहा है, क्योंकि जैक से उसने गाड़ी पुल कर रखी है। अब जैक टूट जाए तो सर गाड़ी ऊपर ही आके गिरेगी। अब खुद में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि गाड़ी को उठा पाए, खत्म। आई गेस आप समझ पाए। वही बात, बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो कि आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट, और हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम नुकसान हो जाए। सार्थक नालायक कह रहा है मजा आ जाएगा, बड़ा ही नालायक है। बस फिर आप बोलोगे एक, नहीं नहीं यश मजाक की बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ जी, मेरे को बताइए यहां तक की सारी बात आपको क्लियर है? 10 मिनट और झेल सकते हो क्या तुम मेरे को? क्या 10 मिनट और झेला जाऊंगा मैं? सर गजब बात करते हो, आप पढ़ाते चलो, झेलने वाली क्या बात है। ओके, बस 10 मिनट और चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इसी बात को, यही लिवरेज का जो मैंने आपको मतलब बताया है, मैं स्टॉक एक्सचेंज की एक छोटी सी ट्रांजैक्शन में आपको वो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको धीरे धीरे अब समझ में आना शुरू होगा कि यही लिवरेज की बात एक बिजनेस में कैसे सच होती है। ठीक है ना? एक काम करते हैं, एक सेकेंड।
जैसे मैं यहां पर आपके सामने इंटरनेट पे ही आपको लाइव ही दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी चीजें क्लियर हो कि ऐसा होता है। जो भी आप पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल है। एक सेकेंड, मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं शेयर मार्केट की ही, उससे आपको कुछ दिखाऊंगा। ये लीजिए आपके सामने, अब आपको एक अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिख रही होगी। एक सेकेंड, हालांकि यहां पे कैसे आ गया? हाँ जी, आपको अपनी स्क्रीन पर अपने सामने एक वेबसाइट दिख रही होगी, जिस पर ये एक तरह से मैंने जीरोधा की एक तरह से क्या, ये मैंने जीरोधा की वेबसाइट खोली है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है। यहां पे मैंने इक्विटी में, यहां पे जैसे एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, मैंने इक्विटी को ओपन किया हुआ है। यहां पे अगर आप देखेंगे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स लोग शेयर को स्टॉक या फिर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मिंडा, ये अलग अलग कंपनीज, इन सबके यहां पे नाम दिए हुए हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो हेडिंग लिखी हुई है MIS। MIS की फुल फॉर्म होती है मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ। क्या फुल फॉर्म होती है? मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ। और यहां पे लिखा है CO, कंप्लीट ऑर्डर। ठीक है ना? अब यहां पे अगर आप देखेंगे, जैसे बड़ी सारी कंपनीज है, मैं इसमें से जैसे अडानी पोर्ट निकालता हूं, हेडिंग डली हुई थी अडानी पोर्ट में, यहां पे MIS में मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ में लिवरेज लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको लिवरेज? ठीक। अब इस लिवरेज में मैं गया यहां पे, ये मैंने यहां पे कंपनी देखी अडानी पोर्ट्स। ठीक है जी। अडानी पोर्ट्स का यहां पे लिवरेज कितना लिखा हुआ है? 9x। बस मेरे को एक तो आपको ये दिखाना था, अडानी पोर्ट्स का लिवरेज MIS में मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये होता क्या है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले अडानी पोर्ट्स में लिवरेज कितना दिया हुआ है सर? 9x। इसका मतलब क्या है? कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब भी जानने के लिए हम बिल्कुल लाइव देखेंगे। ओहो सर, ऐसा क्या? अब मैं एक बारी मनी कंट्रोल खोल के आपको अडानी पोर्ट्स का लाइव शेयर का प्राइस दिखा देता हूं, या यहीं देख लेंगे इसका लाइव प्राइस कितना चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। अब आप सबकी स्क्रीन पे आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिख रही होगी। यहां पे मैं लिखता हूं सर्च में अडानी पोर्ट्स, ये आ गया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनकी कंपनी का नाम। इस पे हमने क्लिक किया, इसका शेयर, एक शेयर का भाव आया है, ये आज का लाइव भाव है, अभी तो मार्केट क्लोज हो चुकी है वैसे, 751.4। मैं 750 मान ले, 751 लिख लेता हूं, या 750 ही लिख लेता हूं, कैलकुलेशंस में कुछ मैं बताऊंगा ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है ना? अब मैंने आपके सामने, सर अपने आप से कोई एग्जांपल मैं नहीं बना रहा हूं, मैंने आपको मनी कंट्रोल पे इसका लाइव भाव दिखाया है 750 रुपए, और मैंने आपको जीरोधा नाम के स्टॉक ब्रोकर पे क्या लिवरेज चल रहा है वो भी मैंने आपको बताया है, यहीं से देखकर 9x है। अब इससे क्या रेलेवेंस निकलेगी, आइए एक बारी वो समझते हैं, और आपको इसकी डेफिनेशन और समझ में आएगी। आपको यह समझ आ जाएगा कि जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो मार्केट में एक्चुअली में कहां एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, सुनेंगे। अब पहले जो मैंने यहां पे डेटा उठाया है, जहां जहां से आपको बताया, वो सारा आपको समझ आया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पे? बताइए एक बारी, समझ आ गया सभी को? अरे बोल दो, सो गए क्या? चलो सुनिए। अब मान लीजिए 750 रुपए का एक शेयर है। अगर मान लो
मैं इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता हूं, 750 रुपए का एक शेयर है, तो मेरे को कितना रुपया चाहिए? 75,000। मैंने अपनी जेब से 75,000 रुपए निकाले, 750 रुपए का एक शेयर, और मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर लिवरेज ना हो, अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं कितने शेयर ले पाऊंगा। मेरी खुद की कैपेबिलिटी क्या है? मेरी जेब में कितना पैसा है। मेरी खुद की कैपेबिलिटी है कि मेरी जेब में 75,000 रुपया है, जिससे मैं 100 शेयर्स 750 रुपए का एक शेयर खरीद सकता हूं। बहुत बढ़िया बात सर। कल दो केसेस हो सकते हैं, केस 1 या केस 2। या तो सर शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, मान लीजिए 800 हो गया, या सर शेयर का प्राइस फॉल कर सकता है, मान लीजिए 720 हो गया, या 700 ही हो गया, या 720 ही मान लेता हूं। एक सेकेंड, 720 हो गया। अब सर अगर शेयर का प्राइस 800 हो गया, मैंने कितने में खरीदा है? बाय कितने में किया है? 750 में। अगर कल 800 का हो गया और उस टाइम पे मैं इस शेयर को बेच देता हूं, तो मेरे को पर शेयर प्रॉफिट हो गया। पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। 800 रुपए का शेयर बेचा, 750 रुपए का खरीदा था। कितने शेयर थे सर? 100 शेयर। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना? 5,000। अगर सर 720 रुपए का प्राइस हो गया और उस प्राइस पे मेरे को यह शेयर बेचना पड़ गया, 750 रुपए का खरीदा था, 720 रुपए का बेचना पड़ रहा है, तो सर यहां पे लॉस हुआ है। पर शेयर 30 रुपए का लॉस है, और 100 शेयर्स थे, तो सर यहां पे मेरे को 3,000 रुपए का लॉस हो गया। मतलब अगर मैं अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करूं कि मेरी जेब में 75,000 थे, 75,000 लगाकर अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता हूं 5,000 का, और मेरे को लॉस हो सकता है 3,000 का। लेकिन अब आया स्टॉक मार्केट का लिवरेज। आपको स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं खिलवाएगी। स्टॉक मार्केट कहेगी हम आपके पास एक लिवरेज ला रहे हैं। लिवरेज का मतलब क्या? एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, आपकी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, और उसकी वजह से हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम नुकसान हो जाए। सर कैसे? स्टॉक मार्केट ने आपकी जेब में कितना पैसा था? 75,000। आपकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी थी? 75,000 की। तो आपकी खुद की औकात कितने शेयर्स लेने की थी? 100 शेयर्स। स्टॉक मार्केट कहती है हम आपको आपकी खुद की कैपेबिलिटी, ऑन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो 100 शेयर्स लेने की थी, हम आपको 100 नहीं, इसका 9 टाइम्स शेयर्स दिलवाएंगे। 900 शेयर्स। पैसे 75,000 ही दिए हैं। मेरी अपनी कैपेबिलिटी तो 75,000 की ही थी, उसमें तो मैं सिर्फ 100 शेयर्स ही ले सकता था। लेकिन स्टॉक मार्केट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको इसका 9 टाइम्स शेयर दिलवाएंगे, आपको अभी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरे को कितने शेयर्स दिलवा दिए? 900 शेयर्स। तो ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया जाए, 9x का स्टॉक मार्केट ने कंपोनेंट दिया, मेरे पास नहीं था, बाहर से आया, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया। मेरी कैपेबिलिटी थी 100 शेयर्स लेने की, इस कंपोनेंट की वजह से कितने शेयर्स बाय कर पाऊंगा? 900 शेयर्स। लेकिन सर अब देख लो वही दोनों सर्कमस्टांस, शेयर का प्राइस बढ़ गया, 800 हो गया, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट? 50 रुपए। और अब कितने शेयर्स पे ये प्रॉफिट होगा? सर 900 शेयर्स पे। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 45%। सर गजब बात। और अगर ये शेयर का प्राइस गिर गया, 720 हो गया, तो सर आपको लॉस हो जाएगा। आपने 750 का एक शेयर खरीदा था, कितने का बेचना पड़ेगा? 720। पर शेयर 30 रुपए का नुकसान, वो भी 900 शेयर्स पे। कितना नुकसान? 27,000। डेफिनेशन पढ़ लो। एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बाहर से लाया गया है, 9x का कंपोनेंट स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है, जो कि मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा। मेरी कैपेबिलिटी थी 100 शेयर्स लेने की, क्योंकि जेब में थे 75,000। 9x के कंपोनेंट ने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। यहां पे कितना मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया? 9 टाइम्स। मैं 100 शेयर्स लेने की कैपेबिलिटी रखता था, मैं 900 शेयर्स ले पाऊंगा। बाहर से लाया गया कंपोनेंट जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाए।
अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट कमा सकता था, अब 45,000 का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। और हो सकता है नुकसान भी फिर मल्टीपल टाइम्स हो। अगर अपनी औकात के अकॉर्डिंग पैसे लगाता तो 3,000 का नुकसान होता, लेकिन अब नुकसान कितना होगा? 27,000 का। मेरी बात समझा है? मतलब एक बाहर से लाए गए कंपोनेंट ने आपको 75,000 की इन्वेस्टमेंट पर भी प्रॉफिट करवाया है 45,000 का, या लॉस करवाया है 27,000 का। इसीलिए सर मार्केट ने भी इसका नाम लिवरेज दिया है। मेरी बात आप सबको समझ आई? हां जी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन थी लेमन एग्जांपल से भी आप सबको क्लियर हो गई, और अब तो आपको मैंने मार्केट का प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल मार्केट के एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग बताया है। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, लिवरेज क्या होता है। तो डेफिनेशन वही, बाहर से लाया गया कंपोनेंट कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा, हो सकता है उसकी वजह से प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो सकता है नुकसान भी मल्टीपल टाइम्स हो। अच्छा, टॉपिक मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अब मेरे को लिवरेज इन दो एग्जांपल से मैंने बताया, लेमन और स्टॉक मार्केट। अब मेरे को इनकम स्टेटमेंट के बिजनेस में जाना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। बस क्योंकि ये टॉपिक आया तो मैं बीच के बीच में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जो मैंने यहां पे MIS लिखा है, ये MIS होता है मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं सिर्फ बीच में। देखिए, मार्केट में दो तरीकों से ट्रेडिंग करी जाती है। एक ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, एक ट्रेडिंग होती है डिलीवरी ट्रेड। डिलीवरी ट्रेड क्या होता है? आपने आज शेयर खरीदे, आप चाहते हो आज की आज बेच दो, आज बेच लो। आप चाहते हो कल बेचो, 10 दिन बाद बेचो, 50 दिन बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा ट्रेड करना है जिसमें शेयर बाय तो आज कर लिया, बेचने की लिबर्टी आपके पास हो कि कब सेटल करोगे, वो ट्रेड होता है डिलीवरी ट्रेड। ठीक है? और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? मार्केट सुबह 9:30 बजे खुलती है, मार्केट शाम को 3:30 बजे बंद होती है। मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले ट्रांजैक्शन को सेटल करना। अगर मैंने सुबह आज बाय किया है तो 3:30 बजे मार्केट के बंद होने से पहले पहले आज की आज, इंट्राडे लिखा है विद इन द सेम डे, आज की आज मेरे को इसका सेल कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो 3:30 बजे खुद ब खुद ये शेयर बिक जाएगा, अगर मैंने इंट्राडे किया है। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो जो पोर्टल होता है जहां पे आप पैसे डाल डाल के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब भी किसी शेयर में पैसे डालते हैं वो पूछता है आपको इंट्राडे करना है, आपको डिलीवरी ट्रेड करना है। अगर आपने इंट्राडे ट्रेड कर दिया, इंट्राडे ट्रेड में आपने शेयर्स बाय कर लिए, 3:30 से पहले पहले आपको सेल करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को सेटल करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे 3:30 बजे अपने आप हो जाएगा। बाय सेल जब कंप्लीट होता है, उससे प्रॉफिट और लॉस निकलता है। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन को सेटल करवाना, या स्टॉक एक्सचेंज की वर्डिंग्स में बोलूं, इसको बोलते हैं स्क्वेयर ऑफ करवाना, सौदा काटना। मेरी बात समझ आ रही है? अब सर, जो डिलीवरी ट्रेड होता है ना, अगर वो करते हो, उसमें हमेशा लिखा होता है CNC। इंट्राडे ट्रेड करते हो, उसमें हमेशा लिखा होता है MIS। आई गेस आप समझ गए मैं ये बात आपको यहां पे क्यों बता रहा था, क्योंकि ये टॉपिक आया तो बीच में ये बात आपको पता होनी जरूरी है। CNC की फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी, एंड का N बना दिया। MIS की फुल फॉर्म मार्केट इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। और सर, मैंने जो लिवरेज उठाया इस एग्जांपल को समझाने के लिए, 9x का जो अडानी पोर्ट्स का मैंने लिवरेज उठाया, वो कहां से उठाया था? MIS की हेडिंग से। मतलब वो कौन सा लिवरेज था? वो इंट्राडे का लिवरेज था। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, जो ये 9x 10x कि मैं 100 शेयर्स बाय कर सकता हूं, उसके मल्टीपल टाइम्स मेरे को शेयर मिल जाएंगे, ये जो लिवरेज मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है अगर आप इंट्राडे करते हो। अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो ये नहीं मिलता, तब 1x ही चलता है। 1x का मतलब मेरी कैपेबिलिटी 100 बाय करने की है, 100 ही मिलेंगे, ना एक ऊपर ना एक नीचे। मेरे को बताओ, ये वाली जो बात मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे बीच में बताई है, ये आपको क्लियर हुई है? हाँ जी, समझ आ गया? हिमानी कह रही है नो सर। हिमानी डाउट बताइए, पूछो पूछो हिमानी। सार्थक अभी दिखाता हूं इनकम स्टेटमेंट, एक बार हिमानी डाउट पूछ ले, इसी में उस मेरे को लग रहा बाय है।
MIS में बाय सेल वाला पार्ट, बेटा MIS में बाय सेल वाला पार्ट ये है, एक सिंपल सी चीज है, आपको अगर किसी ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो कितने में आपने बाय किया है उस चीज को और कितने में आपने उस चीज को सेल किया है, ये दोनों जब कंप्लीट होंगे तभी प्रॉफिट और लॉस निकल पाएगा। इंट्राडे कहता है बाय और सेल सेम डे होना चाहिए। सुबह 9:30 बजे मार्केट खुली, 3:30 बजे मार्केट बंद हो रही है, इसके बीच में ही आपकी बाइंग भी होनी चाहिए और इसी दौरान आपकी सेलिंग भी होनी चाहिए। सेम डे ट्रांजैक्शन को खत्म करिए, ठीक है। बाय किया है 50 रुपए में, 3:30 से पहले पहले उसको बेचिए, नहीं बेचोगे 3:30 बजे ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ये कहां होगा? इंट्राडे ट्रेड में। और इंट्राडे ट्रेड में मैंने बताया MIS होता है, मार्केट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है। डिलीवरी ट्रेड में CNC होता है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो MIS होता है इसी में ही आपको इस तरीके का लिवरेज मिलता है जो मैंने अभी आपको करवाया है। 9x 10x, कुछ शेयर्स पे आपने देखा भी था 13x भी चल रहा था, तो वो सिर्फ MIS में मिलता है। और MIS किस चीज के लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। मैं आपको एक तरह से यहां पे क्रक्स अगर बताऊं तो अगर कोई इंसान इंट्राडे ट्रांजैक्शन करता है, सेम डे बाय और सेल कंप्लीट करने की ट्रांजैक्शन करता है, तो ही उसको ये मल्टीपल टाइम्स पैसा लगाने का लिवरेज मिलेगा कि मेरी खुद की औकात 100 शेयर्स की है, वो मेरे को 900 शेयर्स दिलवा रहे थे। ये कब होगा? अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं। और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? सेम डे बाय और सेल कंप्लीट करके सेटल करना ट्रांजैक्शन को। अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो आपको कोई लिवरेज नहीं मिलता और वहां पे कोई MIS नहीं होता, वहां पे होता है CNC, कैश एंड कैरी। मतलब वहां पे 1x ही होता है, औकात 100 शेयर्स बाय करने की है मेरी, इतने ही मिलेंगे। ठीक है हिमानी, समझ आया आपको? बताओ एक बारी। यश पूछते हैं डिलीवरी ट्रेड तो फिर बस लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के लिए होता होगा कि फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो कमाएंगे। जी यश बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपने बड़ी ना सॉफ्ट सेंस में इस बात को बोली है। मेन ट्रेड डिलीवरी ट्रेड ही होता है। इंट्रा ट्रेड ट्रेड इज वेरी रिस्की। आप सोच के देखियो ना, आप ये सोचो आपको लिवरेज ये लोग क्यों दे रहे हैं? 9x का आपको लिवरेज दे रहे हैं। मैं ना आपको अभी ये बातें और बढ़ेंगी अभी अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में चैप्टर्स के साथ साथ, तो आपको पता चलेगा ये जो इंट्राडे ट्रेड होता है ना, ये बिल्कुल जैसे कसिनो की गेम होती है। एक डीलर होता है जो पत्ते खिलवा रहा होता है और बाकी पोर्ट भर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं वहां पे। ये बिल्कुल वैसी गेम है। आपको लालच दिया जा रहा है 9x का, वो चाहता है आप लगाओ तो सही एक बार इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे इज वेरी रिस्की। एक दिन में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस का ग्राफ देखेंगे, वो ऐसे 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 पता नहीं कितना फ्लक्चुएट कर रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पे बाय करना है कहां पे सेल करना है। वो पूरा सट्टा है, पूरा जुआ है। स्टॉक मार्केट को जो जुआ या सट्टा बोला जाता है वो इंट्राडे की वजह से ही कहीं ना कहीं बोला जाता है। डिलीवरी ट्रेड में लॉन्ग टर्म खेला जाता है और लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली हर शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ता है। मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में भी कवर्ड अप करूंगा, चिंता मत करिए। ऑल दो यहां तक की सारी बातें क्लियर है? कुछ भी डाउट है आप बताइए। मेरे एंड से ये वाला टॉपिक खत्म है। मेरे को अब लिवरेज को इस इनकम स्टेटमेंट और बिजनेस सेंस में बताना है। मैंने आपको लेमन टर्म्स में और स्टॉक मार्केट टर्म्स में बताया है। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे सार्थक इनकम स्टेटमेंट में कहां देखना था, बताइए। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।